तनी पैर अंदर कर लो। क्या चल रहा है? मैट्रिक्स। लेक्चर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3। सर जीरो भी अंक है ना? तो 2 अंकों वाली संख्या में तो जीरो भी नहीं आएगा। नहीं, पहले यदि जीरो होगा तो नहीं आएगा। पहले यदि जीरो होगा तो नहीं आएगा। पहले जीरो होगा तो नहीं आएगा। गाड़ी वाले लेकिन खूब बजाते हैं गाना। अच्छा, कोनो गाड़ी वाला को ना राइट लेफ्ट नहीं, कोनो गाड़ी वाला क्या है कि उसको निर्गुण वाला ज्ञान से बड़ी प्रेम है। वो लगा कि कोई लाशे के लेके जा रहा है, लगा कि कोई लाशे के लेके जा रहा है ना। पूरे दिन कान पका हुए रहता है, घर पे बैठे। कथित है के तोहरा संग जाई रे मनवा के तोहरा संग जाई। लगता है उसके साथ कोई नहीं जाने वाला, अकेले जा रहा है। ट्रैक्टर लेके जा रहा है ना सर। के तोहरा संग जाई, खाली निर्गुणे के पास जाएगा वो हमेशा। लगा कोई लाशे को लेके जा रहा है। पता नहीं। हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। हम पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बता रहे थे, ठीक है, जिसमें कैसे एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने समझाया, ठीक है। आज हम उसका एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। यदि याद ना रहे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है तो आज उसका हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। यदि मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये चल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यदि मान लें ऐसा कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, ठीक है, तथा बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n/p है, यानी इसका कॉलम नंबर और इसका रो नंबर सेम होना चाहिए, तभी a इंटू बी यानी a गुने बी या a मल्टीप्लाई बी संभव है या फिर डिफाइंड है। नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि इसका कॉलम नंबर और इसका रो नंबर बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई होने के लिए इसका कॉलम नंबर, ए का कॉलम नंबर और बी का रो नंबर इक्वल होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये समझ गए थे? यानी इसका लिखने का मतलब हुआ कि n और n मिल गया तो इसका क्या होगा, a इंटू बी का ऑर्डर होगा m/p, m/p, ठीक है। अब यदि दो मैट्रिक्स हैं a और b, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कुछ इस तरह का लिखाता है। देखो यहाँ पे a11 a12 a13 डॉट डॉट, फिर a21 a22 फिर a23 डॉट डॉट, ठीक है। फिर a31 a32 ये डॉट डॉट, इस तरह का इसका फॉर्मेट तैयार होता है। अभी समझ से ऊपर जा रहा होगा ये क्या लिखा रहा है। आखिर ये तो एक मैट्रिक्स का रूप है ना। मैट्रिक्स इस तरह दर्शाते थे a11 a12, लेकिन इसका मल्टीप्लाई को इसी तरह दर्शाते हैं।
कैसे दर्शाते हैं सो देखिए। छोटा छोटा मल्टीप्लाई हम लेते हैं। यदि ए बराबर हम ले रहे हैं कोई ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, और बी बराबर ले रहे हैं 1 2 3 2 1 -2, क्या ये दोनों डिफाइंड है मल्टीप्लाई करने के लिए? बिल्कुल है, क्योंकि इसका कॉलम नंबर इसका रो नंबर बराबर है, ये दोनों बराबर है। हमेशा पहले डिफाइंड चेक करना पड़ेगा, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा था कि कम्यूटेटिव होता भी है, नहीं भी होता है। डिफाइंड हो गया तो कम्यूटेटिव होगा, नहीं होगा तो कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। डिफाइंड होने के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो जाए। यदि मल्टीप्लाई किए तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो जाए। इसको इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि सब अंक जो जहां था बराबर होने का क्या मतलब कि a11 के जगह पे जो a इंटू बी में था वही b इंटू ए में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जब बराबर हो जाए पहला नंबर तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए डिफाइन होना चाहिए कम्यूटेटिव होने के लिए। उसके बाद दोनों का जो वैल्यू आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, तब कम्यूटेटिव हम कह भी सकते हैं, ठीक है, अन्यथा नहीं कह सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करें। यहाँ देखिए ध्यान से। अच्छा, इसका क्या ऑर्डर आने वाला है? 2/3 का ऑर्डर आने वाला है ना। यानी इसका रो नंबर इसके कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, A11 पहला रो पहला कॉलम दिख रहा है आपको? A11 का क्या मतलब? पहला रो पहला कॉलम, उसको A11 का स्थान दिया गया है, प्लेस, ठीक है। यदि ये भी आपके दिमाग में रहेगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो A11 यानी पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, A11 लिखने का मतलब हुआ। तो कैसे करेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से 2 को 1 से तो क्या हो जाएगा 2 प्लस फिर 1 को 2 से तो क्या हो जाएगा 2, हो गया। A11 का हो गया ये। फिर क्या है A12, A1 पहला रो को दूसरे कॉलम से करेंगे ना, तो 2 को 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर 1 को 1 से तो 1, फिर A13 पहला रो तीसरा कॉलम। बात समझ आ रही है? बैठ रहा है इस पर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? कल मल्टीप्लाई करना सिखाए थे, आज इस पर बैठाना सिखा रहे हैं। 2 3 जा 6, 1 2 जा -2 होगा। अब देखिए, अब यहां पे देखिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 3 इकाई 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 दूनी 6 प्लस 2 इकाई 2, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, हो गया। सब मल्टीप्लाई होने गया, बैठ गया इस पर। सेम टू सेम जैसे मैट्रिक्स के प्लेस को दर्शाते थे, एलिमेंट्स के प्लेस को मैट्रिक्स के अंदर, उसी प्रकार से मल्टीप्लाई को भी दर्शाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता था कि रो के एक संख्या की बात होती थी A11, इसमें ऐसा नहीं। A11 का मतलब हुआ कि ये पूरा रो, ए का पूरा रो बी के पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होता है क्रॉसपॉन्डिंग, माने 2 को 1 से और 1 को 2 से, फिर मतलब पहला अंक को पहला अंक से, दूसरा अंक को दूसरा अंक से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जोड़ देते हैं दोनों को। जैसे जैसे गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है तो 2 अंक का गुना होता है, तो फिर नीचे जो आते हैं उसको जोड़ देते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से अब इसे हम कैसे लिखेंगे? 4 5 4 7 8 5, कोई दिक्कत है क्या? इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 का। हो गया मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब देखिए, एक है स्केलर। स्केलर
मल्टीप्लाई, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई। बात हो रही है मैट्रिक्स की। स्केलर का मतलब होता है कि अदिश, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी रियल नंबर है, यदि किसी मैट्रिक्स को कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, कोई दो नंबर से मल्टीप्लाई करना हो अलग से, बाहर से, तो उसे ही स्केलर मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है। अब समझा रहे हैं। देखिए, कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 3 -1 4, ठीक है। अब स्केलर मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, देखिए इस A में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2A का मतलब 2 इतना, ठीक है। अब बात फिर वही होगी जो मल्टीप्लाई में कोष्ठ के अंदर का प्रयोग होता था, याद आ रहा है, बच्चा में पढ़ते थे कि ये 2 जब कोष्ठ खुलती थी तो ये 2 सबसे जाके मिलते थे, सबसे गुना होती थी, वैसे ही सबसे गुना हो जाएगा। बस यही है स्केलर मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं है। यानी आप क्या लिखेंगे 4 6 -2 8, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लाई। ये देखो सिर्फ नाम बदल दिया गया, लिख दिया गया स्केलर मल्टीप्लाई। चूंकि आप इंटर पढ़ रहे हैं, सब गिजमत के तो नहीं बताया जाएगा, अलग अलग हर पार्ट बाय पार्ट पार्टीशन करके दिखाया जाएगा, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लाई में ही यदि हम इस तरह से कोई अंक ले लें, कोई मैट्रिक्स लेते हैं A बराबर AIJ, इसमें मैट्रिक्स के टाइप्स का कोई चर्चा नहीं है स्केलर मल्टीप्लाई में, या डिफाइंड होने की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र है, ये बाहर में है, उसका इच्छा तो अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये किसी के बाइंडेशन में नहीं आने वाला है, किसी के शर्त के अंतर्गत नहीं आने वाला है। इसलिए ये गेट पे खड़ा है, कोई गेस्ट तुम्हारे गेट पे खड़े हैं, तुम गेट खोलोगे तो अंदर आएंगे, नहीं खोलोगे तो नहीं आएंगे, बात खत्म है। ये कोई बाइंडेशन या कोई नियम के तहत नहीं चलेगा, बस सीधे जैसे गुना होता है वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई शर्त नहीं है कि ये इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस तरह का मैट्रिक्स होना चाहिए, ये कोई शर्त इसमें नहीं है। समझ में आ रही बात। अब यदि इसे हम कोई स्केलर लेते हैं x, क्या लेते हैं x से मल्टीप्लाई करें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x से मल्टीप्लाई हुआ इस मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा, इसका और आगे मतलब निकालें तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल AIJ में, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी x से मल्टीप्लाई किए A में, तो ये बाहर से मल्टीप्लाई होकर के फिर अंदर में चला गया, यानी अंदर AIJ जो भी एलिमेंट्स अंदर में हैं सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, बहुत हल्का चीज़ था। जो रहेगा बाहर में, यहाँ पे 1/2 रहे चाहे कुछ भी रहे, उस सबसे अंदर वाला में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टार बनाएंगे समझ जाएगी प्रॉपर्टी की चर्चा हो रही है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गया, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गया, एक प्रॉपर्टी यहां देखते हैं। कोई स्केलर डिजिट है x, ठीक है। हमने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा दिया है ना। तो दो मैट्रिक्स है A और B, इसको क्या किया गया है, एडिशन किया गया है, ऐड किया गया है। तो क्या इस पर डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है, वो क्या इस पर लागू होता है? हाँ होता है, पक्का होता है।
या तो आप दोनों को जोड़ के x से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, बात सेम ही होता है। ये सब उदाहरण आप खुद से करके ले लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें वो बात नहीं है कि डिफाइंड होने वाली बात है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो एक मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स है ना जी, एक्स क्या चीज है, स्केलर है, याद रखिएगा। स्केलर मतलब एक अंक हुआ, एक अदिश अंक हुआ, ठीक है, एक अंक है ये, एक्स स्केलर है। एक्स क्या है, स्केलर। यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स हैं, समझ जाओगे, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ये स्केलर है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रतिबंधित नहीं है। a इंटू एक्स आप प्लस b इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात एक ही हुआ। x को इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, क्योंकि अंक में अंक से गुना होना है, तो 2 गुना 3 लिखो चाहे 3 गुना 2 लिखो, बात तो सेम ही आएगा। जैसे यहां बता रहे हैं आपको, 2 को यहां से गुना करना शुरू किए, अब उलट दीजिए, 2 को इधर लाइए, यहां से गुना करना शुरू किए, 2 3 6 आएगा ना, 2 9 4 आएगा ना, 2 चौका 8 और 2 का 2 आएगा ना। चाहे इधर से गुना कीजिए चाहे उधर से गुना कीजिए, 2a लिखिए चाहे a2 लिखिए, 2 इंटू ए लिखिए चाहे a इंटू 2 लिखिए, बात सेम ही आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसी बात नहीं है, मैट्रिक्स में दोनों डिफाइन होने चाहिए, यानी पहला का कॉलम नंबर दूसरे का रो नंबर का इक्वल होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब जो हमने कल छोड़ा था कि एक पॉइंट कि a को आइडेंटिटी से हम मल्टीप्लाई करें तो a प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा इसको देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स A लेते हैं, 1 3 2 4, ABCD ले लो ना, ABCD, ठीक है, नहीं तो अल्फ़ाबेट नाराज हो जाएगा, नहीं कि बार बार हमारा ही यूज़ कर रहे हैं, मेरे भाषा का यूज़ कर रहे हैं, हमारे में से कोई अंक ले नहीं रहे हैं। जिसका आप यूज़ कर रहे हैं उसके सदस्य को भी लीजिए, कुछ खिलाइए पिलाइए उसको भी, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, वन 0 0 1, ये होगा ना, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो पहला कॉलम होगा ना। देखिए a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a होगा प्लस, b को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, a को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, और फिर b को 1 से करेंगे तो b हो जाएगा ना। फिर c को 1 से तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और d को 0 से तो d को 0 से तो 0, ठीक है। फिर c को 0 से तो 0 और d को 1 से तो d। तो देखिए इसको गौर से, क्या होगा, a b c d, ये क्या चीज़ है, a है, आया ना a। उसी प्रकार से आप लोग उलट के मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, उससे आप इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब चूंकि इसके बीच में एडिशन का चर्चा चला है तो थोड़ा सा एडिशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जोड़ना आप लोग सीख लिए थे, जोड़ने के लिए किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए दोनों का
ऑर्डर सेम होना जरूरी है। ठीक है, गुना में और जोड़ घटाव में शर्त क्या सब है आपको याद रहना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये शर्त है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, या फिर गुना करने में मल्टीप्लाई करने में ए, और यदि एक मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का कॉलम नंबर और बी के रो नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं एक जगह, है ना। ए गुने बी डिफाइंड होने के लिए कॉलम नंबर ऑफ ए इक्वल टू रो नंबर ऑफ बी। छोटा सा लिख दिए हैं ताकि कभी आप नोट्स तैयार कीजिए तो इसका यूज कर लीजिए, तभी डिफाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, एडिशन की चर्चा हुई थी, एडिशन ये बताइए या फिर सब्ट्रैक्शन, कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें क्या ऐसा जोड़ें कि हमें ए ही प्राप्त हो, नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब उलट दीजिए इसको, उलट दीजिए इस बात को। मैट्रिक्स ए में क्या ऐसा जोड़ें कि नल मैट्रिक्स प्राप्त हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा उसको लिख देते हैं, वो प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, ए प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू ए, या फिर नल मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू ए। ये मल्टीप्लाई वाली बात तो है नहीं कि ए मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स डिफाइन होने चाहिए, वो बात तो है नहीं। ऐड में तो भाई सिर्फ ऑर्डर बराबर हुआ तो ए प्लस बी या बी प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया। अब इस बात को थोड़ा सा उलट के बोलते हैं कि ए में क्या ऐसा जोड़ें कि नल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। माने से जोड़ेंगे, सीधी सी बात है। यानी मान लो कि ये ए है 2 3 - 1 4, इसको जीरो होने के लिए, इस 2 के जगह जीरो होने के लिए -2 चाहिए, तो नहीं जीरो होगा जी। इस 3 की जगह -3 चाहिए, इस -1 की जगह +1 चाहिए, और 4 की जगह पर -4 चाहिए। यानी टोटली इसका चिन्ह परिवर्तित चाहिए ना, तभी जा करके हम इसको जोड़ करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, नल मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, -a होना चाहिए। ठीक है, अब याद कीजिए कि दो ऐसे फंक्शन हैं, चाहे जो भी चीज़ है, जिसको आपस में जोड़ने पर जीरो हो जाए, वह इनवर्स कहलाता था। याद आ रहा है कुछ, इनवर्स फंक्शन तो घुसेगा ही सब में। तो हम लिखेंगे कि -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको साबित करने की जरूरत है क्या,
यानी ए में, इसको इक्वल टू नहीं समझिएगा, माइनस है, ए में माइनस ए जोड़ा जाएगा तो नल मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ये नल मैट्रिक्स का साइन है ना कि जीरो, ये मत समझिएगा कि वो हो गया, अच्छा ए प्लस ए कट गया, ए माइनस से जीरो हो गया, ऐसा नहीं, जीरो नहीं है ये नल मैट्रिक्स है, वही मैट्रिक्स ही है। ठीक है, साबित कर ही देते हैं, ए लेते हैं 2 -3 4 2, छोटा छोटा लेते हैं ताकि बनाने में आसान हो, और फिर इसमें माइनस लगाते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, माइनस ए लगेगा तभी सब माइनस में हो जाएंगे, -2 फिर माइनस माइनस +3 यानी सीधे 3 लिखा जाएगा, उसके बाद -4 -2। अब इस दोनों को हम ऐड करते हैं a प्लस -a, ठीक है ना, ऐड करो 2 प्लस -2 तो 0 हो जाएगा, होगा, -3 और +3 क्या हो जाएगा 0, 4 और -4 क्या हो जाएगा 0, 2 और -2 क्या हो जाएगा, आया नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसलिए इसे इनवर्स -a को इनवर्स एडिटिव इनवर्स कहते हैं। सीधे इनवर्स करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी इनवर्स होता है 1/a, या फिर a पर पावर -1 a इनवर्स, यानी आप एडिटिव इनवर्स को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स है, वो इनवर्स 1/a वाला नहीं है। हर जगह माइनस पावर हो गया तो 1/a नहीं समझ जाइए, साइन में आप इसका खामियाजा भुगत चुके हैं साइन कॉस वाला में। ठीक है, मैथ में एक ही चीज़ का 2-3 मायने 4 मायने होता है, ये हमें जानना पड़ेगा और इसका अंतर समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बोर्ड भर चुका है, तब तक इतना पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब आगे चलेंगे, चर्चा हो रही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी संतुष्ट करता है क्या, इस पर चर्चा करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए है जो b + c से मल्टीप्लाई होना है उसको, ठीक है, ये तब मल्टीप्लाई होगा, बात बार बार बोल रहे हैं, ये तब मल्टीप्लाई होगा जब b + c a × b + c डिफाइंड होंगे, यानी इसका कॉलम नंबर और b + c का रो नंबर इक्वल होना चाहिए, तभी डिफाइंड होंगे ना। माने गुना की चर्चा जब हो रही है तो क्या होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, तभी हम गुना करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि a × b + a × c भी हो सकता है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, निश्चित होता है, ऐसा होता है तो होता है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। ये क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको भी सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, ये प्लस वाले पर ही सेटिस्फाइड नहीं करता है, माइनस वाले पर भी सेटिस्फाइड करता है, यहाँ माइनस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात। अब आज के लेक्चर में जो लास्ट बात है, तो फिर दूसरे दिन बताएंगे आप आगे, जो लास्ट बात है कि इक्वालिटी, बस
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है? ये नाम से ही तुम्हें मालूम चल रहा है कि क्या होता है। दो ऐसे मैट्रिक्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए हम मान लेते हैं ए आई जे, एक मैट्रिक्स बी हम मान लेते हैं बी आई जे। पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम। ठीक है, दूसरी बात एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम कैसे लिखें? यहाँ पे m बाई एन, तो ये भी होगा m बाई एन ही होगा, माने दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। उसके बाद इसे कैसे लिखें? उसके बाद क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम। दूसरी बात क्या है? एलिमेंट्स आर इक्वल होना चाहिए यानी ए आई जे बराबर बी आई जे होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी यदि एक मैट्रिक्स ऐसा है, एग्जांपल ले रहे हैं 2 3 4 1 2 3, एक बी मैट्रिक्स ऐसा है 2 3 -1 4 2 1, ये दोनों अभी इक्वल नहीं हैं। देखिए ध्यान, दोनों का ऑर्डर तो सेम है ना? ये भी 2/3 का ऑर्डर है और ये भी 2/3 का ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन इसके एलिमेंट्स जो हैं ए आई जे और बी आई जे सेम नहीं है, इसलिए इस दोनों का भी इक्वल नहीं मान सकते हैं हम, ऐसे बराबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि ऐसा हो जाए a बराबर sin x 2 -3 tan x 3 cot, ठीक है, 2/3 का है ऑर्डर। फिर b बराबर वही सब कॉपी हो जाए, cot x। तो इस स्थिति में हम मैट्रिक्स A इक्वल टू बी लिख सकते हैं। यही हुआ इक्वालिटी। दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब तो कहोगे सर ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? हम तो जानते हैं दो को इक्वल होगा तो इक्वल होगा। है ना? इक्वल की बात हो तो इक्वल तो होगा, तो इक्वल होगा। इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है? अब देखिए, अब क्वेश्चन किस तरह का रहेगा सो देखिए। एक क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं। एक मैट्रिक्स है x + 2 y - 1 x - 3 y + 2 a। एक बी मैट्रिक्स है 8 3 2 5। क्वेश्चन कहेगा कि a और b क्या है? इक्वल हैं। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, यानी x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए आई जे बी आई जे के बराबर होगा, यानी A11 B11 के बराबर होगा, A12 B12 के बराबर होगा ना? तो हम ऐसे लिख देंगे। देखिए a का वैल्यू क्या है? x + 2 y - 1 x - 3 y + 2 इक्वल टू
ठीक है, 8 3 2 5, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं तो A11 B11 के बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर होना चाहिए, फिर ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसा है, इक्वल है तो ऐसा है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा। हम x + 2 = 8 लिख सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है, मतलब ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर हैं, तो बराबर लिख दिए ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर y - 1 यहाँ हम चेंज कर देते हैं, यहाँ कुछ चेंज कर देते हैं। अच्छा 1 मिनट को बना लेते हैं। y - 1 = क्या होगा 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा बुआ 4 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं कि z लिख देते हैं, इसे हम p लिख देते हैं, क्योंकि एक ही x का एक ही जगह अलग अलग मान कैसे हो सकते हैं, z यहाँ पे p, ठीक है। तो केवल x z का नहीं, x का y का z का और p का सबका मान वैल्यू, सबका वैल्यू निकालना है, ठीक है। x y का हो गया, x y का वैल्यू निकल गया। अब z का, ये इसके इक्वल है, तो z - 3 बराबर क्या हो जाएगा 2, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5, माइनस में तो प्लस में, इतना तो आना चाहिए आपको। p + 2 = 5, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा 3, हो गया। इक्वलिटी समझ में आ गई। इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं आपको, ठीक है। अच्छा एडिशन वाला में कुछ प्रश्न किस तरह का पूछा जा सकता है, सो देखिए। आपको कोई मैट्रिक्स A और B दे देगा, ठीक है। ऐसे कहेगा 2A + B निकालिए, निकाल लोगे क्या, A और B मैट्रिक्स दे देगा, कोई मैट्रिक्स है A और B, ठीक है। तो कहेगा 2A + B निकालिए, तो पहले क्या कीजिएगा, A वाला 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, स्केलर मल्टीप्लाई, जैसे स्केलर मल्टीप्लाई अभी सिखाए हैं, ठीक है। तो 2 से A के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस B वाला लिखिएगा, उसका दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये कह सकता है, या फिर ये भी कह सकता है कि A + ½ B निकालिए, ऐसा भी कह सकता है। तो पहले A वाला लिख दीजिएगा और B वाला टोटल एलिमेंट्स को क्या कर दीजिएगा, ½ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ½ से जो आएगा फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, बात खत्म है। इस तरह से हमें अब ये समझ में आ गया है कि आप लोग को यदि किसी तरह का एडिशन दिया जाए, सब्ट्रैक्शन दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन दिया जाए, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये हम दूसरे लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू। बंद करो।